विद थर्मोडायनेमिक्स। दिख रहा है ना? हाँ सर। बढ़ू आगे? हाँ हाँ सर। सर। तो देखिए ये एक लाइन लिखा हुआ है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बस, एंड व्हाट इज इम्प्लाइड विथ इट ये मुझे नहीं मालूम। तो जो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पढ़ना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो रिवाइज कर लें थोड़ा सा। रिवाइज करने का मतलब क्या है कि रिवाइज करने का मतलब है कि जो बेसिक एक पॉस्टुलेट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, वो बेसिक पॉस्टुलेट क्या था? इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। पढ़े थे ना? क्यों भाई? हाँ सर। तो ये इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी मींस बिफोर कंक्लूजन्स मेक ए प्रोबेबिलिटी। निष्कर्ष निकालने के पहले ही एक प्रायिकता को मान लिया जाए, और वो प्रायिकता थी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स इज आर इक्वल, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वल। ठीक है। एंड इट इज वैलिड फॉर, वैलिड किस में है? इसी एनवी एंसेंबल में। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को हम एनवीई एंसेंबल भी कहते हैं, हालांकि इट इज वेरी आइडियलिस्टिक एंसेंबल। आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके। ओके। तो वर्षा, ये ध्यान रखना है कि जब हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की बात करते हैं तो कौन से पैरामीटर्स हैं? एनवीई है, आइसोलेटेड एंसेंबल है, आइडियलिस्टिक एंसेंबल है। इससे भी बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यह है कि इस एनवीई एंसेंबल में इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी वैलिड रहती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बोल्ट्जमैन का जो रिलेशनशिप है एस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ ओमेगा, के बी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो भी एनवी एंसेंबल में ही डिराइव हुआ है। इट इज डिराइव्ड फॉर एन एनवीई एंसेंबल। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल और थर्मोडायनेमिक डेरिवेशंस होने हैं वो सब इसी बोल्ट्जमैन फार्मूला से ही निकलते हैं। विशेषता ये है इस एंसेंबल की कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जितने भी मेंबर्स होंगे एंसेंबल के, अब मेंबर्स कहो या उन मेंबर्स, वो जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को एक ही सिस्टम के। गलत तो नहीं बोला मैंने? वो जो मेंबर्स हैं एंसेंबल के, दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑफ द सेम सिस्टम। ठीक है? ये बात समझ में आई कि मेंबर्स कौन होंगे इस एंसेंबल के? ये मेंबर्स वही होंगे जो डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑफ द सेम सिस्टम है। और सेम सिस्टम है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n फिक्स्ड रहेगा, टोटल वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा और टोटल एनर्जी भी फिक्स्ड रहेगी। बढ़ूं आगे अब इसके बाद? तो ये तो हमने पढ़ लिया है, इतनी तो महत्वपूर्ण जानकारियां हमने पढ़ी हैं। बढ़े आगे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। आवाज का कोई इशू तो नहीं आ रहा है अभी फिलहाल? नहीं सर। अभी नहीं आ ठीक है, चलिए। तो हम सबसे पहले इस माइक्रो कैनोनिक आया क्वेश्चन ये कि डिस्क्राइब ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल यूजिंग ए सूटेबल एग्जांपल एंड देन डिस्कस दी थर्मोडायनेमिक्स इन ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, या एस्टेब्लिश दी रिलेशनशिप्स इन थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो हम इस माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का एग्जांपल ले लें। तो मान लीजिए देयर इज अ सिस्टम विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 non-interacting particles, means the particles पास हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल दे आर क्लोज टू ईच अदर, बट स्टिल उनको हमने नॉन इंटरेक्टिंग ही माना है। नॉन इंटरेक्टिंग मानने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। और ये भी मान लेते हैं कि ईच ऑफ द पार्टिकल जो है वो, उनके लिए देर आर 4 एनर्जी स्टेट्स हैं, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द सिस्टम। मैंने इसको शॉर्ट में किया है। तो जो चारों पार्टिकल हैं, इन
चारों एनर्जी स्टेट में किसी भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और ये चारों पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं और नॉन डिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं। अगर डिस्टिंग्विशेबल होंगे तो अरेंजमेंट्स की संख्या कम होगी, ज्यादा होगी, और नॉन डिस्टिंग्विशेबल होंगे तो अरेंजमेंट्स की संख्या क्या होगी? अरेंजमेंट्स की संख्या तब कैसी होगी? कम होगी। कम होगी। और एक और कांस्टेंट दे दिया गया कि द एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम, टोटल इसलिए कह रहा है क्योंकि चार पार्टिकल से मिलके बना है, इसलिए टोटल कह रहा है। तो एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम इज सपोज्ड केप्ट एट ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 8 यूनिट्स। व्हाट यूनिट क्या होगा? जो भी एनर्जी का यूनिट चूज करना है। अब इन चार पार्टिकल्स को इन चार एनर्जी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत अनेक अनेक तरीकों से वो इन चार एनर्जी स्टेट्स में। लेकिन एक स्पेसिफिकेशन कब होगा सिस्टम का? उसके स्टेट का स्पेसिफिकेशन कब होगा? जब चारों पार्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ना कि दो की या एक की या तीन की। दैट आर नॉट अलाउड। चारों के चारों पार्टिकल्स के स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि वो किस स्टेट में ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आपने सिर्फ तीन पार्टिकल्स के स्टेट को स्पेसिफाई किया है तो वो कंप्लीट, वो डिस्क्रिप्शन ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ये है कि सिस्टम में चार पार्टिकल्स होने चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि इन चार पार्टिकल्स को 4 एनर्जी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अनेक संभव तरीके मिलेंगे, संभव तरीके मिलेंगे। और ये निर्भर करेगा कि किस पर निर्भर करेगा कि ये पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं है डिस्टिंग्विशेबल। बढ़ूं आगे, ये समझ आया यहां तक? ओके। और जो नंबर ऑफ वेज इन विच एन एनवीई सिस्टम कैन बी रियलाइज्ड, एक ही सिस्टम है एनवीई, मतलब वो एंसेंबल का एक सिस्टम है वो, लेकिन एक सिस्टम को हम अनेक अनेक माइक्रोस्कोपिक वेज में अरेंज कर सकते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच ए सिस्टम एनवी कैन बी अटेन्ड इज गिवन बाय ओमेगा एनवी। और ये ओमेगा ही शायद जो है वो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कहलाती है। ओमेगा टोटल माइक्रोस्टेट्स इन द एंसेंबल। ये ओमेगा नहीं होता तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आगे ही नहीं बढ़ती। और ये ओमेगा के बारे में उसको स्केल करता है, ओमेगा के बारे में अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत अधिक है, एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर की है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ साथ वॉल्यूम और एनर्जी, ये सब मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव मतलब अगर कहीं पर n1 है, एक सिस्टम के एक हिस्से में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 है, एक हिस्से में उसी सिस्टम में n2 है, उसी में n3 है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालना है तो उनको जोड़ना पड़ता है। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। वैसे ही उस सिस्टम के एक हिस्से का वॉल्यूम V1 है, एक हिस्से का वॉल्यूम V2 है, एक हिस्से का वॉल्यूम V3 है। तो अगर टोटल वॉल्यूम निकालना है तो अगेन यू हैव टू ऐड अप द इंडिविजुअल वॉल्यूम। अब जो व्यक्तिगत आयतन है जो अलग अलग हिस्सों के, उनको जोड़ना है, तो एक्सटेंसिव क्वांटिटीज इसको कहते हैं। और उसी तरीके से एनर्जी भी एक्सटेंसिव। तो यही कारण है कि नंबर बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बड़ी, और एनर्जी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, जुड़ जाती है, जुड़ के बड़ा वैल्यू बना देती है। इसी कारण से तो एन, वी और ई बहुत बड़ी राशियां हैं, इसीलिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएंगी? याद हो गया आंसर? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएंगे? वेरी लार्ज। वेरी लार्ज, बहुत अधिक। और बैकग्राउंड में ये हमेशा पोस्टुलेट को याद रखते ही रहना है कि माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स जो हैं वो सभी इक्वली लाइकली हैं एंसेंबल में। अब उद्देश्य यह है कि हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की एक प्रारंभिक जानकारी समझ ली। अब हम चाहते हैं कि जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के, उसको कैसे निकालें। तो पहला एक रिमार्क यह है जो हर एक किताब में लिखा रहता है कि एंट्रोपी जो है वो प्राइमरी थर्मोडायनामिक फंक्शन है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का। प्राइमरी का मतलब क्या होगा? प्राइमरी का मतलब
प्राइमरी का मतलब क्या होगा? जिससे बाकी निकाल सके। जिससे बाकी निकाल सके। जैसे बेसिक फंक्शन इज द एंट्रोपी फंक्शन, बाकी सब उससे डिराइव हो सकते हैं। तो ऑल अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, केमिकल पोटेंशियल है, ये सब एंट्रोपी से निकल सकते हैं। और अगर आप पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की किताब को देखेंगे तो कहीं पर भी ये फंक्शंस का जब डेरिवेशन होता है तो हम डेरिवेटिव्स ही निकालते हैं, इंटीग्रेशन से कभी ये नहीं निकलते ये फंक्शंस। तो अरुण ये बात ध्यान में रखिए कि ये ऑब्जेक्टिव को एक क्वेश्चन बनता है। ऑल द फंक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ओनली डेरिवेटिव्स, नो इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ सकते एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते बेटा, है ना? Not because of the extensiveness of the property. It is because of the way in which the properties have been derived. क्योंकि क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत शुरू की क्लास में मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स इज a physics in which the relationship between the quantities is given. Okay. There is always a relation between this and this and this. You won't get an explicit for this. तो वो आदमी बेवकूफ नहीं है जिसकी क्लासों को लोगों ने अटेंड किया है और जिन्होंने बोला है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरा इशारा एक ही इंसान की तरफ रहता है जिसने पूरे भारत में कोशिश की है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लोग पढ़ सकें। तो वो अगर आप उनकी किताब में देखोगे तो उनकी किताब में ये लाइन बहुत शुरू में लिखी हुई है कि थर्मोडायनेमिक्स डजंट डिराइव द एक्सप्लिसिट रिलेशन, फॉर्मूला नहीं निकाल दे रहा इसका ये है इसका ये बल्कि थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस के बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है। तो जो सुधीर ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ आर दीज फंक्शंस ऑब्टेन्ड, यस, अगर ये रिलेशंस हैं तो वहां पर हम डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं शायद, क्योंकि अगर हम एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन निकालते होते तो हम शायद इंटीग्रेशन करे होते। ऐसा सोचना मैं सोचता हूँ सही लॉजिक होगी। ओके, बढ़े आगे। तो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस निकालने के लिए हमको माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में कैसे आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है, बहुत साधारण चीजें हैं, बहुत ही सिंपल और आपके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। तो जो हम रिलेशनशिप थर्मोडायनेमिक्स के साथ निकालेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, इन्हीं दो चीजों को याद करते हुए, यूलर्स इक्वेशन, यूलर एक मैथमेटिशियन थे लेकिन उनकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स में अक्सर यूज किया जाता है, और एक साइक्लिक रूल है पार्शियल डेरिवेटिव्स का, उन दोनों को भी यूज करते हैं। तो हम रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स डेवलप कर सकते हैं अगर हम इसको by relating this elementary properties of thermodynamic variables to the theory of homogeneous function। एक important line, ये मैंने उस किताब से नहीं ली है, जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये चीज आनी चाहिए साथ में, कि हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप अगर एस्टेब्लिश करेंगे तो वो स्वाभाविक है, कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो उन प्रॉपर्टीज को हम, उनका कनेक्शन जो थ्योरी ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस के साथ, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस के साथ, उससे साथ हम इसको समझें तो ज्यादा आसान रहेगा। तो थ्योरी ऑफ होमोजीनियस फंक्शन कुछ बड़ी चीज थ्योरी नहीं पढ़ने वाले। हमको ये मालूम है कि कोई पॉलिनोमियल है, अगर एक वेरिएबल से ज्यादा का पॉलिनोमियल है तो उसको हम होमोजीनियस कब कहते हैं, जब उसके सारे टर्म्स की डिग्री क्या हो, सेम हो, तब उसको हम होमोजीनियस पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यही होमोजीनियस फंक्शन है। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है पॉलिनोमियल दो वेरिएबल का, सबसे नीचे वाली लाइन में कोई पढ़ के बताएगा क्या दिख रहा है? x² + 5xy + 13x², 13y² है ना? ओके,
तो इसमें हर जगह आप देख रहे हो डिग्री 2 ही है कि नहीं है? है। आइदर इट इज एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, दो वेरिएबल, डिग्री 2। वाई स्क्वायर अगेन डिग्री 2। तो ये कहलाता है होमोजीनियस पॉलिनोमियल या होमोजीनियस फंक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग द रिलेशनशिप, पहले इन रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने के पहले ये कहता है कि इन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम रिलेट करें थ्योरी ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस के साथ। तो एक होमोजीनियस फंक्शन का उदाहरण दिया। अब कोई उसी में ये यूज होगा। तो मान लीजिए कि जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, ओके, दिख रहा है स्क्रीन? ये नहीं दिख रहा? यस सर। है बच्चों? दिख रहा है सर। दिख रहा है स्टूडेंट? दिख रहा है सर। स्क्रीन में अंतर ये है कि पहले वाले में टाइप्ड था और ये हैंड रिटन है। ये अंतर दिख रहा है, इसलिए मुझे लगा कहीं इमेज बन गया होगा तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है क्या? तो दिख रहा है सर। लीजिए कि कोई सिस्टम है जिसकी की इंटरनल एनर्जी ई है। इंटरनल एनर्जी ई को हम एक्सटेंसिव पैरामीटर्स के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इंटरनल एनर्जी ई को एज ए फंक्शन ऑफ द एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव is again an extensive variable, S1 plus S2 gives theory। अभी आप ही करोगे, एंट्रोपी और मिक्सिंग में यही पढ़ोगे। तो E को लिखा गया है, E is a certain function of the extensive variables S, N and V। पढ़ूं आगे? अब कुछ प्रॉब्लम हुई लग रहा है। अभी लगा आपकी आवाज तुरंत आ रही थी। हाँ सर। सर डिले हो रहा है। अब डिले हुई आवाज। ओके, तो मैं वीडियो को बंद करके देखता हूं, ठीक है? वीडियो को बंद करके देखता हूं, शायद कुछ आसानी हो तो। अभी आवाज आ रही होगी, है ना? यस सर। कि अभी भी नहीं आ रही? आ रहा है सर। अच्छा चलो, मैं वीडियो को बंद कर देता हूं जिससे कि बैंडविड्थ का प्रॉब्लम ना हो। अभी दिखता है क्या कि पहले ज्यादा अच्छा दिख रहा था? बड़े में ज़्यादा अच्छा दिख रहा था सर। चलो मैं इसको फिर स्लाइड शो में रख देता हूं। हाँ, अब दिखा आपको? यस सर। हाँ ओके, सर। चलो। तो ये एनर्जी किसका फंक्शन लिखा हुआ है, कोई बोलेगा? किन पैरामीटर्स का फंक्शन लिखा है? SNV SNNV। अब मान लीजिए कि चूंकि एक्सटेंसिव पैरामीटर्स है तो सिस्टम को हम मैग्नीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टम को एक्सपैंड करते हैं। तो आप इस चीज से तो सहमत होंगे, सिस्टम को अगर एक्सपैंड करेंगे तो एक्सटेंसिव पैरामीटर्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और कितने से चेंज करते हुए दिखाया गया है इसमें? बाय हाउ मच फैक्टर? लैम्डा। लैम्डा। ओके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स लैम्डा टाइम्स n हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम लैम्डा टाइम्स v हो गया, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम लैम्डा टाइम्स क्या हो गया? s हो गया। और ये इसलिए कर पाए क्योंकि n, v और s सभी कैसे पैरामीटर्स हैं? कैसे पैरामीटर्स हैं? एक्सटेंसिव पैरामीटर।
और ई जो है याद रखिए, ई जो है वो भी सर एक्सटेंसिव पैरामीटर है सिंस। हाँ बोलो। सब एक ही बोलिए। जैसे चेंज होगा, मतलब सेम फैक्टर से चेंज होगा। सेम फैक्टर से चेंज होगा क्योंकि हमने बोला ना सिस्टम इज मैग्निफाइड बाय एन अमाउंट लैम्डा। हम्म। तो जो एडिटिवनेस है वो सभी में उतने ही बराबर बराबर चेंज होगा। एन बिकम्स लैम्डा हाँ। एन, हम्म। वॉल्यूम बिकम्स, अगर मैंने नंबर ऑफ पार्ट, मतलब ये मान रहे हैं हम, इमेजिन कर रहे हैं कि सिस्टम गेट्स मैग्निफाइड, एनलार्ज हो जाता है लैम्डा टाइम्स। तो अगर लैम्डा टाइम्स एनलार्ज हो जाता है तो जो स्केलिंग फैक्टर अगर लैम्डा है, और वो आर्बिट्री हो सकता है, ये बात तय है कि वो स्केलिंग फैक्टर लैम्डा आर्बिट्री हो सकता है, स्वैच्छिक हो सकता है। तो लैम्डा टाइम्स एन होगा, वॉल्यूम लैम्डा टाइम्स वी हो जाएगा, और लैम्डा टाइम्स एस एंट्रोपी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी इटसेल्फ जो है, फंक्शन जो हमने लिया है, एनर्जी जो जो डिपेंड कर रहा है एस एन और वी पे, वो खुद एक्सटेंसिव है। तो जब यहीं पर अब हम होमोजीनियस फॉर्म में, ये जो बात हमने इसके एक स्लाइड पहले बताई थी आपको, एक स्लाइड पहले बताई थी कि a polynomial in more than one degree is said to be homogeneous if all its terms are of the same degree. तो all have become of same degree in lambda। होगा कि नहीं, सब सेम डिग्री में आएगा कि नहीं, लैम्डा एन, लैम्डा वी, लैम्डा एस। हाँ। ठीक। तो ऐसे केस में इस ई को एज ए को होमोजीनियस फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ऑफ डिग्री 1 लेंगे, ऑफ डिग्री 1 लेंगे। तो सब जगह लैम्डा का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ऑफ डिग्री 1। अब ये मैथमेटिक्स का हिस्सा है, मैं इसको नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर ई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, और ई जो है अगर एक्सटेंसिव है, अगर इंटेंसिव होता तब हम नहीं लिख पाते उसको ऑफ डिग्री 1। चूंकि ई जो है एक्सटेंसिव फंक्शन है, और तभी हम उसको होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर वो एक्सटेंसिव नहीं होता तब नहीं लिख पाते। तो आगे बढ़े। तो अब किसी भी आर्बिट्री लैम्डा के लिए, लैम्डा मैंने कहा चूंकि वो स्वैच्छिक है, कैसा है वो, आर्बिट्री है। तो ई लैम्डा एस, लैम्डा एन, लैम्डा वी, मतलब जब हमने मैग्नीफाई कर दिया सिस्टम को लैम्डा टाइम्स, तो एनर्जी ऑल्सो बिकम्स ए फंक्शन ऑफ दिस एक्सटेंसिव पैरामीटर। वो एस क्या हो जाएगा, लैम्डा एस हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, लैम्डा एन हो जाएगा, और वी क्या होगा, लैम्डा टाइम्स वी होगा। और तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तब हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, चूंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑफ डिग्री 1। तो लैम्डा बाहर निकाल लिया हमने, लैम्डा इंटू ई एस एन वी। तो ये कॉमन सेंस लॉजिक से भी ये बन सकता है एक्सप्रेशन, कि अगर लैम्डा से स्केल अप कर दिया हमने सिस्टम को, तो जो फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी वो लैम्डा टाइम्स दी ओल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। हाँ बोलो, बोलिए। सर अभी 2-3 मिनट पहले साउंड नहीं आ रहा था आपका। अच्छा चलो मैं फिर से बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। अभी आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये इश्यू है यहीं पर। मैं ये बोल रहा था कि हाँ, इसके पहले वाली स्लाइड को भी बताऊं, ऊपर वाली। हाँ सर, ठीक, लैम्डा इक्वल टू लिए थे वहीं से बता रहे। अच्छा ठीक है। तो लैम्डा से जब हम एक्सपांड कर, बहुत सिंपल बात है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, कि अगर लैम्डा से हम एक सिस्टम को मैग्नीफाई करते हैं तो जितने एक्सटेंसिव पैरामीटर से सब चेंज हो जाएंगे, लैम्डा एन, लैम्डा वी और लैम्डा एस हो जाएंगे, और ई खुद एक्सटेंसिव होगा। और जब एक्सटेंसिव होगा तो मैथमेटिकली इट हैज बीन प्रूव्ड, ये बताया जा चुका है कि ऐसे एक्सटेंसिव
फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 लिख सकते हैं। बढ़ूं आगे? हाँ सर। तो डिग्री 1 का मतलब है, देखिए अगले लाइन में आपको दिख जाएगा, डिग्री 1 इसी को कहते हैं। मतलब स्केल होने के बाद लैम्डा जब चेंज हो गया तब ई का मान लैम्डा एस, ई विल बी ए फंक्शन ऑफ लैम्डा एस, लैम्डा एन एंड लैम्डा वी। वो किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा टाइम्स द ओरिजिनल फंक्शन ई एस एन वी। ये बात जो है इसको आप समझिए कि जो ओरिजिनल फंक्शन है ई एस एन वी वो लैम्डा टाइम्स बढ़ गया, और लैम्डा का पावर क्या रह गया यहाँ पर? देखिए डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ? डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ कि लैम्डा का पावर कितना है यहाँ पर? 1 वन। 1 अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले लीजिए दोनों साइड लैम्डा के रिस्पेक्ट। इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले लीजिए लैम्डा के रिस्पेक्ट। मैं कोशिश करता हूं स्लाइड शो मोड में आपको और अच्छे से दिख जाए, लेकिन फिर शायद साउंड का प्रॉब्लम होता है। दिख रहा है अभी आपको और आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब बताओ, देख के बताओ क्या क्या किया गया है, आप ही बताइए, मैं रुक जाता हूं। क्या किया है? लैम्डा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो गया। डेल ई अपॉन डेल लैम्डा एस एंड देन डेल अपॉन डेल लैम्डा ऑफ लैम्डा एस, डेल ई अपॉन डेल लैम्डा एन, सिंपल कैलकुलस, डेल लैम्डा एन अपॉन डेल लैम्डा, फिर डेल ई अपॉन डेल लैम्डा वी इंटू डेल लैम्डा वी अपॉन डेल लैम्डा, और यहां क्या आएगा? डेल लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इंटू ई आएगा। ठीक है, ये लाइन समझ आई सबको? ये लाइन समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ये तो सिंपल है, देखो डेल ई अपॉन डेल लैम्डा एस, बिकॉज लैम्डा इज नॉट सेपरेटेड, लैम्डा ग्रुप में है, लैम्डा एस है, तो जब आप लैम्डा के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लैम्डा एस आएगा यहाँ पर, लेकिन लैम्डा एस को भी आपको लैम्डा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो ऐसा तीनों टर्म के साथ किया गया। अब शुरू से ही कहा गया है कि स्केलिंग फैक्टर जो है, जो हमने एम्पलीफाई किया है सिस्टम को या जिसको मैग्नीफाई किया है, वो हम अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। तो अभी लैम्डा कितना चुन लिया गया? 1 चुनने से फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? डेल लैम्डा बाय डेल लैम्डा, यहां तो ई आ गया कि नहीं आ गया लेफ्ट राइट हैंड साइड में? हाँ सर। यस तो सर। ई एस वी एन बन गया कि नहीं? तो ई एस वी एन, अब इधर आओ, ये लैम्डा 1 हो गया है, यहां भी लैम्डा 1 हो गया, तो सब रखते जाओ, क्या मिल जाएगा? डेल ई अपॉन डेल एस लिखा है यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव। व्हाट अदर थिंग्स कांस्टेंट? जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं v और n क्या होंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, तो डेल लैम्डा एस अपॉन डेल लैम्डा किस में बदल जाएगा लैम्डा 1 करने पर? डेल एस अपॉन डेल लैम्डा इक्वल टू कैपिटल एस। लैम्डा, हाँ कैपिटल एस होगा, क्योंकि डेल लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा अपने आप बाहर चला आ रहा है ना? तो एस हो जाएगा। उसी तरीके से डेल ई अपॉन डेल एन हो जाएगा यहां पर, और अगेन यहां पर एन आएगा। यहां पर डेल ई अपॉन डेल वी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, क्योंकि एक्सटेंसिव पैरामीटर्स हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, और यहां पर आ जाएगा वी। तो अगला एक्सप्रेशन जो है कि एनर्जी को, और ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी कहीं पर पढ़ा होगा, अगर सेकेंड ईयर में, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, खैर, ESVN becomes equal to del E upon del S into S plus del E upon del N into N plus del E upon del V into V। स्वाभाविक है यहाँ पर कांस्टेंट्स रहेंगे। जब आप वेरिएशन कर रहे हो एंट्रोपी में तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे। जब वेरिएशन हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तो वॉल्यूम और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। जब वेरिएशन होगा वॉल्यूम में तो एंट्रोपी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे।
उद्देश्य हमारा थर्मोडायनामिकल फंक्शंस को एस्टेब्लिश करना है, मतलब भूले ना इसको। उसी की प्रक्रिया में ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है। अब थर्मोडायनामिक्स से आपको ये सब मालूम है कि नहीं? हाँ सर। ये डेल ई अपॉन डेल एस टी के बराबर है, डेल ई अपॉन डेल वी माइनस पी के बराबर है, प्रेशर के बराबर, और डेल ई अपॉन डेल एन केमिकल पोटेंशियल के बराबर है। ये आपकी गोयल की किताब में दिया है, सब देख सकते हैं, किसी भी थर्मोडायनेमिक्स की बुक में मिल जाएगा। तो पीछे चलें और ये देखिए, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर एक्सप्रेशन इसको आप देखेंगे तो पहले हमने ई को एक्सप्लिसिटली पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूप में लिख लिया, और अगली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो हम थर्मोडायनेमिक्स से रिकलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, वो एक्सप्रेशन सब क्या हो जाएंगे, डेल ई अपॉन डेल एस जो था पिछले वाले स्लाइड में, डेल ई अपॉन डेल एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। तो टी इंटू एस डेल ई अपॉन डेल एन क्या है, म्यू के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल एन के बदले म्यू के बराबर, तो म्यू इंटू एन, और उसी तरीके से माइनस पी इंटू वी। ये यूलर्स इक्वेशन है। तो चाहे तो आप इसको याद रखिए, इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को, चाहे उसके पहले वाले इक्वेशन को याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए, तीनों सब एक ही हैं। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? हाँ। चाहे आप इसको याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए, चाहे ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव्स को याद रखिए, ये तीनों चीजें एक ही हैं। लेकिन जब हम एनर्जी को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ टी एस पी वी म्यू एन एन, तो ये यूलर्स इक्वेशन। तो पहला इंपॉर्टेंट जो है ये कंक्लूजन है, ये तीनों रिलेशंस को आपको लिखना होगा परीक्षा में। ठीक है, अब एक काम करें, अगर एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। तो अगर एंट्रोपी इटसेल्फ जो है वो फंक्शन है किसका, एनर्जी का है, वॉल्यूम का है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। और हमने सबसे शुरू में कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स के और जो भी रिलेशंस निकालने हैं वो एंट्रोपी से ही निकलेंगे। तो अगला स्टेप क्या हो सकता है कि इस एंट्रोपी में चेंज को निकालें। तो देखिए, दिख रहा है स्क्रीन अब आपको? हाँ सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है? फिर उसी तरीके से चेंज इन एंट्रोपी, तो डी एस इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल ई वी एन कॉन्स्टेंट इंटू डी प्लस डेल एस अपॉन डेल एन इंटू डी एन, ई और वी कांस्टेंट, फिर डेल एस अपॉन डेल वी एन और ई कांस्टेंट इंटू डी वी। अब पिछला जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको सबको मालूम है ये चीज, क्या मालूम है, डेल ई अपॉन डेल एस। अगर पीछे जाएं स्लाइड में तो डेल ई अपॉन डेल एस किसके बराबर है, टी के बराबर। यहाँ पे क्या है, डेल एस अपॉन डेल ई। तो इन सब चीज को यूज कर सकते हैं। यहाँ डेल ई अपॉन डेल एस इज टी, यहाँ पे क्या आया हुआ है, डेल एस अपॉन, यहाँ क्या आया हुआ है, डेल एस अपॉन डेल ई आया हुआ है। दिल्ली है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन टी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। आएगा। तो मैं अगले स्लाइड में चला जाता हूं और आपको बता देता हूं। अगले स्लाइड में जाने मतलब ये 1 अपॉन टी इंटू डी हो गया, डेल एस अपॉन डेल एन इंटू डी एन प्लस डेल एस अपॉन डेल वी इंटू डी वी। तो अगले स्लाइड में जाने के पहले एक काम कर लेते हैं कि अब एक पार्शियल डेरिवेटिव बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, डेल एस अपॉन डेल ई, डेल एस अपॉन डेल एन, डेल एस अपॉन डेल वी, ऐसे कई सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको दिख रहे हैं। तो मैंने कहा था कि एक साइक्लिक रूल भी होता है, और वो साइक्लिक रूल क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स का, डेल एक्स अपॉन डेल वाई जेड कांस्टेंट, घुमाते जाइए एक्स वाई जेड, फिर
डेल वाई अपॉन डेल जेड इंटू एक्स कॉन्स्टेंट, फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट, इन तीनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है। ये हमको साइक्लिक रूल होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स का कैलकुलस में, वहां से उठाया हुआ है ये चीज। तो इसको आपको याद रखना है। क्यों ला रहे हैं अपन इसको? क्योंकि हमको बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, तो हम इन पार्शियल डेरिवेटिव्स का रीअरेंजमेंट करेंगे। तो पहली बार आप एस, वी और ई को यूज कर लीजिए। पहली बार 3 चुनना है, एक्स वाई जेड, तो एस, वी और ई। तो यहाँ क्या बन जाएगा? डेल एस अपॉन डेल वी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? डेल एस अपॉन डेल वी, एन और बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट, एन ई कांस्टेंट। फिर डेल वाई अपॉन डेल जेड, तो डेल वी अपॉन डेल ई आ गया, एंट्रोपी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट। फिर तीसरी बार आता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब डेल ई अपॉन डेल एस, वी और एन कांस्टेंट इक्वल टू -1। अब एक काम करते हैं, डेल एस अपॉन डेल वी को एक साइड ले जाते हैं, तो बाकी सारा हिस्सा क्या हो जाएगा? -1 अपॉन डेल वी अपॉन डेल ई इंटू डेल ई अपॉन डेल एस। और इन सारे फॉर्मूलास को रख दीजिए। डेल ई अपॉन डेल एस किसके बराबर है? पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है बराबर। ठीक है सर। हाँ, ओके ओके, और बहुत अच्छा। और डेल वी अपॉन डेल पी ई किसके बराबर है विद ए माइनस साइन? पी -1/2 हो जाएगा। हाँ हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और डेल एस अपॉन डेल वी पी अपॉन टी हो गया। ठीक है, तो ये चेन रूल बहुत अच्छा संबंध निकाल रहा है कि एंट्रोपी के टर्म्स में ले आया, और वो जो पीछे से जो हमने एक्सप्रेशंस बनाए थे उससे हमने पी को पहचान लिया और टी को पहचान लिया। तो इक्वेशन 1 जो है वो अब आपका क्या हो गया? इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 कहाँ था? ये था, चेंज इन एंट्रोपी वाला। दिख रहा है ना? ds इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल ई इंटू डी ई प्लस डेल एस अपॉन डेल एन इंटू डी एन प्लस डेल एस अपॉन डेल वी इंटू डी वी। तो इन सब के बदले अपने पास टर्म्स बन के आ गए हैं, और अपन इनको रख दें, तो ds बन जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी ई प्लस p अपॉन टी इंटू डी वी माइनस समेशन ऑफ एल्फा म्यू एल्फा अपॉन टी डी एन एल्फा। ये क्यों ऐसा लिखा है, बता सकता है कोई? लिखा हुआ है नीचे कुछ। टोटल दिए हैं। उसने ये मान लिया कि अगर सिस्टम में कई कंपोनेंट हैं पार्टिकल्स के, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो प्रेशर में उसमें कहीं झंझट नहीं होगा, टेम्परेचर में कहीं झंझट नहीं होगा। लेकिन झंझट कहां पर होगा? अगर देर इज अ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, तो केमिकल पोटेंशियल में एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन आएगा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से। तो मैं वापस जाता हूं, और हम पहले ये आपको बता दें हमने किया क्या है। हमने स्केल अप कर दिया, उसके बाद हमने ये एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखा, थर्मोडायनेमिक्स से ये पैरामीटर्स मालूम है। उन्हीं ये तीनों में बार बार कह रहा हूं कि लगभग एक ही चीज है। ये एक्सप्रेशन E इक्वल टू टी एस माइनस पी वी प्लस म्यू एन, ये भी यहीं से निकला है। और उसके बाद फिर हमने एंट्रोपी में चेंज लाया। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन नंबर 1 के साथ फिर हमने साइक्लिक रूल निकाला, तो हमने डेल एस अपॉन डेल वी, डेल एस अपॉन डेल एन, ये सब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पर, और हमने यहाँ से फिर वापस हमने ये एक्सप्रेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर 1। रही बात की लास्ट टर्म में म्यू अपॉन टी लिखना था हमको, क्या लिखना था? अगर वापस जाएं, कहाँ गया? हाँ, तो म्यू यहां पर हमको अगर देखेंगे तो म्यू इंटू इस वाले एक्सप्रेशन में ds बिकम्स डेल एस अपॉन डेल वी इंटू डी वी और डेल एस अपॉन डेल एन इंटू डी एन।
तो इस वाले टर्म में जाएं अपन, तो सिर्फ डीएन नहीं लिखाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ क्या लिखाया हुआ है? डीएन अल्फा लिखाया हुआ है और म्यू के बदले म्यू अल्फा लिखाया गया है। ये इसलिए लिखाया गया है कि अगर सिस्टम में अनेक कंपोनेंट्स हैं, तो मान लीजिए एक विशेष प्रकार का कंपोनेंट है अल्फा, उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तब एन अल्फा हो जाएगा, और उन कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो म्यू अल्फा होगा। तो हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर इसको सम करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, आप अगर म्यू अपॉन टी लिखते और डीएन लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आसानी 2 बार आप देखेंगे समझ आ जाएगा, लेकिन जो मैं भाषा बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। तो अब बच क्या गया बात? अब बात क्या बच गई? 1/t किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं पीछे जाऊं, 1/t किसके बराबर हो जाएगा? 1/t किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डेल एस अपॉन डेल वी। डेली, वेरी गुड। वी एन कांस्टेंट, और एस किसके बराबर होगा? बोल्ट्जमैन का रिलेशन एनवी एनसेम्बल में यूज होना है, तो किसके बराबर हो गया? एस के बदले क्या लिखोगे? के बी एल एन ऑफ ओमेगा लिखोगे। तो 1/t आ गया आपका इस प्रकार का एक्सप्रेशन। फिर P/T क्या होगा वो भी आप देख सकते हैं। P/T क्या होगा? डेल एस अपॉन डेल वी, एन और ई कांस्टेंट। तो फिर आप एस के बदले के बी एल एन ऑफ ओमेगा लिखेंगे, तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, अगेन प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आ गया। और उसी तरीके से आप माइनस म्यू अपॉन टी को भी लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल एस अपॉन डेल एन आई। ध्यान ये रखना है कि उसने एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। फिर वो कंपोनेंट यूज नहीं होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। जब संख्या आप कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें आई को आप कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू आई लिखा हुआ है। तो हर जगह यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू आई लिखा है, क्योंकि आप उसमें से एक कंपोनेंट को वेरी कर रहे हैं, आईएथ कंपोनेंट। तो मूल बात यह है कि इस थर्मोडायनेमिक्स ऑफ माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल में जो टेम्परेचर है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, और केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो कंक्लूजन इसका महत्वपूर्ण बात कि जो थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस हैं वो सब कैसे निकल रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ द चेंज। कहा गया? इन टर्म्स ऑफ द चेंज निकाल रहे हैं। एक मिनट। In terms of change, in the terms of the change in the number of microstates, टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो भी in terms of the change in the number of microstates with respect to energy, वॉल्यूम और नंबर फिक्स। प्रेशर निकाल रहे हैं तो in terms of the change in the number of microstates with respect to वॉल्यूम। और अगर आप केमिकल पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो चेंज इन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन पर्टिकुलर स्पीसीज। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं उनको हम किस रूप में गणना कर सकते हैं? माइक्रोस्टेट्स में परिवर्तन के रूप में, माइक्रोस्टेट्स के चेंज के रूप में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक हिस्सा है आपके माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल के डिस्क्रिप्शन का, जिसमें कि आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाउ टू डिटरमिन द थर्मोडायनामिकल फंक्शंस इन ए माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल। तो मैं इसका, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ, लेकिन इसी फॉर्म में जाएगा वो, क्योंकि मैंने इसको स्लाइड में बनाया था, पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये सर शेयर कर ऐसा लीजिए। शेयर कर Yes, sir. एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे क्या कि क्या बोले?
हाँ क्वेश्चन लिख लो तो जरा सभी बच्चों, क्योंकि गलती से ऐसे गलती होती नहीं है कभी ऊपर से, लेकिन तो भी गलती हो जाए तो क्या है, जब गलती का मतलब नहीं समझे होगे आप। गलती से अगर मेरे जुरिस्डिक्शन में आ गई कोई चीज तो मैं हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बना दूं, है? तो लिखो, लिखो क्वेश्चन। उधर नहीं आएगा तो टेस्ट वेस्ट में तो पूछ ही सकते हैं। एक्सप्लेन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, लिख रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। लिखो एक्सप्लेन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल